सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। मैं हूं जितेंद्र सिंह। दुनिया में एक ऐसा देश जो दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है, मीन्स ये कह सकते हो कि उस देश की टेक्नोलॉजी और बाकी वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ के लोग बाकी अदर कंट्री से टोटली डिफरेंट है। और आप ऐसे देश में घूमना जाना चाहते हैं, वीजा कैसे लगता है, वहाँ पर क्या डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, लोग क्यों इतना प्रेफर करते हैं जापान घूमने के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान की। जापान का वीजा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है इंडियंस के लिए, बट कुछ चीजें आपने ध्यान नहीं रखी तो वीजा रिफ्यूज होगा, साथ में आपके पासपोर्ट पर रेड स्टैंप भी लग जाएगी, क्योंकि रिफ्यूजल के बाद जापान रेड स्टैंप भी लगा। कई लोग डरते भी हैं कि रेड स्टैंप लग गया तो फिर कभी किसी देश का वीजा नहीं मिलेगा। इसके बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले जब आप जापान का वीजा अप्लाई करने जाते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप जो वीजा कैटेगरी है वो सही चूज करें और उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट लगाएं। एक बड़ी सिंपल सा और कंफ्यूजिंग पॉइंट है। सिंपल इसलिए कि बड़ी इजीली आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं होता और बारीकी नहीं समझ पाते इस चीज। वो है कैटेगरी कि आप विजिटर कैटेगरी में जा रहे हैं या फिर टूरिज्म में। विजिटर यदि आप देखेंगे तो विजिटर और टूरिज्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मैक्सिमम एम्बेसीज में क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज की भी बात करें तो वहां पर वो टूरिस्ट और विजिटर को एक सेम कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन उसको वो बाद में पर्पस ऑफ ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। मैं एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करने जाते हैं तो वो जो सब क्लास है वो 600 ही है, चाहे आपका विजिटर है चाहे टूरिज्म है। इन दोनों में फर्क क्या है? विजिटर वीजा उस चीज को होता है कि जब आप फैमिली को विजिट करने जा रहे हैं, उस केस में उसको एज ए विजिट कैटेगरी में डालते हैं कि आप किसी पर्सन को या किसी पर्पस के लिए विजिट करने जा रहे हैं। और सेकंड होता है टूरिज्म, यानी आप घूमने जा रहे हैं। सेम चीज जब आप जापान में वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि सही कैटेगरी में चूज करें। जब आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है तो फिर आप उसी होटल बुकिंग बुक करके लगाएंगे, यानी आप टूरिज्म के लिए जाएंगे। आप ये शो करेंगे कि आप जापान को देखना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, इसलिए आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं। और वो जो कैटेगरी होगी वो विजिटर नहीं, यानी वो स्पॉन्सर बेस नहीं, यानी फैमिली विजिट नहीं होगी, वो होटल बुकिंग बेस पर होगी, जिसे हम टूरिस्ट कैटेगरी कह सकते हैं। आप यहाँ पर एक चीज में और भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज में टूरिस्ट और फैमिली विजिट को सेम कैटेगरी में भी रखते हैं, यानी विजिटर ही बोल देते हैं दोनों केस में। लेकिन जब आप पर्पस ऑफ विजिट डालेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको वहां पे टूरिज्म करना होता है, यानी आपका पर्पस जो है वो आपका टूरिस्ट शो होना चाहिए। और उसके लिए आपको ट्रैवल आइटनरी और होटल बुकिंग्स लगानी होती है, जिसमें आपको बताना होता है कि आप एज ए टूरिस्ट ही जा रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन कुछ कंट्रीज के अंदर ज्यादा होती है, कुछ में बड़ी क्लियर होती है, क्योंकि वो सिर्फ इसको दो कैटेगरी में ही बांट देते हैं कि ये आप फैमिली विजिट के लिए जा रहे हो और ये आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो, और कुछ में ही इसको एक ही कैटेगरी में रख दिया गया। और जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको इसको बड़े ध्यान से रखना है, यानी कि आपकी रिफ्यूजल इस गलती की वजह से तो बिल्कुल ना हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये एक बड़ा तगड़ा मिथ रहता है हमेशा कि कभी भी कोई वीजा लेना है तो एजेंट के बिना ना अप्लाई किया जाए। ये एक मिथ बन चुका है, स्पेशली हमारे इंडिया के अंदर काफी लोगों के बीच में। सब लोगों के बीच में तो नहीं है, लेकिन काफी लोगों के बीच में है। और उनको लगता है कि जब तक हम लाखों रुपए नहीं देंगे तो वीजा नहीं मिलेगा। और जापान के वीजा पे भी सेम ऐसे ही सोचते हैं कि जब तक हमने किसी को 8-10 लाख नहीं दिया तो मतलब वीजा तो आना ही नहीं है, फालतू में फाइल ना की जाए। और जो लोग नॉर्मल सर्विस चार्ज पर फाइल करते हैं उनको वो समझते हैं कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, यानी कोई 15-20 हजार रुपया चार्ज करके कैसे जापान का वीजा आपको दिलवा सकता है, जबकि ये लाखों के बिना नहीं आता है। तो ये भी मिथ लोगों के बीच में बना होता है। तो मैं आपको चीज बताऊं कि आप खुद वीजा अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी ट्रैवल एजेंट की जरूरत नहीं होती है, यदि आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप खुद फाइलिंग कर सकते हैं। और फाइलिंग करना मुश्किल चीज नहीं होती। इसके लिए आपको यदि नहीं पता ट्रैवल आइटनरी कैसे बनानी है, या फिर कवर लेटर कैसे लिखना है जापान का, या फिर प्रॉपर चेकलिस्ट क्या है, तो ये आपको हमारे पोर्टल ब्लूबर्ड नेस्ट पे मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप चेकलिस्ट बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यदि ट्रैवल प्लान चाहिए, ट्रैवल आइटनरी चाहिए, और यदि आपको कवर लेटर चाहिए तो वो आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, जिसको एज इट आप अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। क्योंकि
कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि आपकी वीज़ा लेने में हेल्प करते हैं, और यदि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके काम आने वाली है वो। अब एक और चीज़ समझिए बैंक बैलेंस को लेके। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे या फिर आप किसी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको नॉर्मल मिलेगा कि आपकी फ़्लाइट टिकट और आपका जो डेली का एक्सपेंस है और जो आपका होटल बुकिंग का एक्सपेंस है, ये मिला के जितना आप इतना फंड शो करें तो वीज़ा मिल जाएगा। जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए बनती है मैक्सिमम। यदि आप 10 दिन के लिए जाने वाले हैं तो ये मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख रुपए बनेगी। बट यदि आप एम्बेसी में 1.5 से 2 लाख रुपए फंड दिखाएंगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा। अब जब आप गूगल पे देखते हैं, एम्बेसी की वेबसाइट पे देखते हैं या फिर किसी ऑथराइज पर्सन से पूछते हैं, एम्बेसी से भी आप ईमेल पे पूछेंगे या कहीं से भी पूछेंगे, तो उनके कैलकुलेशन के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए होगा। लेकिन उससे वीज़ा नहीं आता है क्योंकि उससे आपके फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते। 1.5 से 2 लाख रुपया फंड दिखाएंगे तो वीज़ा मिलेगा ही नहीं, एम्बेसी रिजेक्ट कर देगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आपके पास मिनिमम 5 लाख रुपीस का फंड होना चाहिए, और यदि आप इससे ऊपर दिखाते हैं तो और वीज़ा के चांस बढ़ेंगे। यानी आप यदि 7-8 लाख या 10 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं और वो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ ओल्ड है तो आपके और भी ज़्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपके फाइनेंस देखता है क्या आपके पास फाइनेंस है, आप जो अब्रॉड ट्रिप है इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप फाइनेंशियली इतने कैपेबल हैं कि आप इंडिया से अब्रॉड में स्पेशली जापान में घूमने जा रहे हैं तो क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है, इसलिए बैंक बैलेंस बहुत मैंडेटरी होता है। बट आप इसे गूगल पे सर्च करें, चैट जीपीटी से पूछें या फिर किसी और एआई सॉफ्टवेयर से पूछने जाएंगे तो आपको हमेशा 1.5 से 2 लाख रुपया बताया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको इतना फंड नहीं शो करना है, आपको ज़्यादा ही शो करना है। अब 2 चीज़ें और हैं। ये तो प्रोसेस हो गया कि आपने वीज़ा फाइलिंग की और वीज़ा आपने ले लिया, आपने फंड शो किए हैं, आपने इनकम प्रूफ शो किए हैं, आपने अपनी ट्रैवल आइटनरी कवर लेटर शो किया, आपने बता दिया वीज़ा ऑफिसर को कि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। ये प्रोसेस तो आपने कर लिया और आपका वीज़ा भी आ गया। लेकिन वीज़ा आना हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आपको 100% एंट्री भी मिलेगी किसी भी कंट्री के अंदर। वैसे जापान के अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, आप बड़े ईजिली इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है क्योंकि हम जब भी कोई वीडियोस अपलोड करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन और होते हैं कि एंट्री लेने में दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल हमने थोड़े दिन पहले एक शॉर्ट इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी जिसमें हमने जॉर्जिया के बारे में बताया था कि जॉर्जिया ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बेटर है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी कमेंट थे कि वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती। नो डाउट प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो कैसी प्रोफाइल को आती है ये देखना होता है। तो वीज़ा मिल गया वो एक अलग चीज़ है, तो इमिग्रेशन क्लियर करना अलग चीज़ होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि वीज़ा के टाइम पे बहुत चीज़ें हम शो कर रहे हैं, हम अपने फंड्स दिखा रहे हैं, इनकम प्रूफ दिखा रहे हैं, हम अपना ट्रैवल प्लान दिखा रहे हैं, होटल बुकिंग दिखा रहे हैं, एयर टिकट दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम ट्रैवल करने जाते हैं तो हम उनके बीच में कुछ ऐसी चेंजेस कर देते हैं जो अलाउ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने होटल बुकिंग दिखाई है, वो पेड नहीं प्रॉपर की, आपने वो कंफर्म नहीं की है अभी और आप ट्रैवल करने चले गए, या आपने सोचा कि ठीक है कुछ दिन मेरे वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं मैं उनको मिल लूंगा, उन दिनों की मैं होटल बुकिंग नहीं करता। काफी लोग इस चीज का लालच करते हैं, लेकिन जब वो इमिग्रेशन अथॉरिटी आपसे पूछती है और आपके पास नहीं होती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। आपने रिटर्न टिकट की है, वो आपका पैटर्न ठीक नहीं है, या आपने रिटर्न टिकट नहीं की, आप सोच रहे हो कि मैं सिंगल साइड की टिकट लेके चला जाता हूँ, वहां पे घूमूंगा और बाद में डिसाइड कर लूंगा कि मुझे वापस कब आना है। उस केस में भी आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्लियर नहीं कर सकता, इंडिया से बोर्डिंग करने दो। अब उसके बाद एक और वो क्या कि आपने वीजा लिया उसके टाइम आपके पास फंड्स जो थे वो साथ से शो करने, लेकिन यदि इमिग्रेशन अथॉरिटी ने आपसे मांग लिया कि फंड्स शो करें, दिखाएं आपके अकाउंट में कितने, वो आपके पास नहीं है, फिर भी आपको दिक्कत आती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है वीजा आने के बाद, आपने ध्यान में रखना है। और फिर आपने ट्रैवल, तो ये थी इन्फॉर्मेशन जापान के बारे में। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बड़ी इजीली आप वीजा जो है ले सकते हैं। बट ध्यान वीजा प्रोसेस करना बहुत इजी है, लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। और जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि फ्यूज होता है पासपोर्ट रेड स्टैम्प और कईयों का मानना होता है यदि रेड स्टैम्प का मतलब ये समझो कि आपका पासपोर्ट जो है उन्होंने ब्लैकलिस्ट, कई लोग ऐसा तो रेड स्टैम्प खतरनाक होगी, नहीं, उनका पैटर्न के अंदर उसका कलर ही रेड है। इसका मतलब कि आपका पासपोर्ट जो है डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेगा। कई लोग तो रिफ्यूजल के बाद पासपोर्ट डिस्ट्रॉय
दिखा के नया बनवाने चले जाते हैं, कुछ भी करने के लिए नॉर्मल एक रिफ्यूजल ही है। इसके आप जापान में दोबारा वीजा लेके मिल जाएगा। आप किसी और कंट्री के अंदर अप्लाई करेंगे, वहाँ पे भी वीजा मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वीजा मिलेगा। बहुत लोग इससे तो इससे घबराने की एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल रिफ्यूजल है, इससे कोई आपका नुकसान नहीं होता। ठीक है, आप रिफ्यूज हुए, वो आपके पास शो हो, तो मतलब ये नहीं कि इसके बाद आपको कोई कंट्री वीजा नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए किसी की बातों में आके पासपोर्ट को डिस्ट्रॉय पासपोर्ट ना दिखा फिर बनवाने जाए, ऐसा करने या उसी पासपोर्ट को कहीं पे भी अप्लाई करें, आपको इजीली वीजा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऐसी और वीडियोस देखनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहते हैं। सत श्री अकाल।